नमस्कार। ये मामला कुछ इस तरह का है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कॉलेजियम सिस्टम को बदलने की कोशिश भाजपा की, मोदी की सरकार ने काफ़ी की, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करना सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आया। एनजेएसी लेकर आई सरकार, लेकिन उसे मंजूर नहीं किया गया। तो अब काम कैसे किया जाए? अपने लोगों को भी आगे बढ़ाना है, अपनी विचारधारा को भी आगे बढ़ाना है और अपने काम तो निकालने ही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसका मुझे लगता है एक नया फार्मूला निकाला है जो महाराष्ट्र में देखने के लिए मिला है। कॉलेजियम सिस्टम का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, ये भाजपा ने महाराष्ट्र में दिखाया है। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में 3 अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश को मंजूरी दी है। ये नाम हैं अजीत कडथेंकर, आरती साठे और सुशील घोड़ेश्वर। इन तीनों को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट में। यहां पर यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कॉलेजियम द्वारा एक सिफारिश है, न कि इसे सीधी नियुक्ति आप कह सकते हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा हल्ला मचा है और खासतौर से रोहित पवार, जो शरद पवार के भतीजे हैं, पोते हैं, उन्होंने बड़ा हंगामा मचाया है इस पर। वो एनसीपी के विधायक भी हैं और उन्होंने कहा है कि साहब ये न्यायिक प्रक्रिया को हैक करने की कोशिश है, अपने लोगों को घुसाया जा रहा है, क्योंकि आरती साठे बीजेपी की बैकग्राउंड से आती हैं और यह सिफारिश राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी के अधीन है और मिली जाएगी। न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण चरण है जिसमें, और आरती साठे जिनके बारे में ये विवाद उठाया गया है, उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं कि उनकी योग्यता है अपनी, वो लंबे समय से अधिवक्ता रही हैं। उन्हें टैक्सेशन, जो टैक्स वाला मामला है, उसके लिए वकील माना जाता है, जानी मानी, और जिसमें वो क्रिप्टो करेंसी पर विकसित हो रही कानून व्यवस्था जो है उसका भी वो एक्सपर्ट हैं। 20 साल से अधिक का उनका अपना कानूनी अनुभव है, जिसमें टैक्स मामले और सेबी से जुड़े हुए मामले और जो एसएटी के मामले हैं और सीई स्टेट के जो मामले हैं, यानी कि टैक्सेशन से संबंधित जो भी मामले हैं, उसकी वो एक्सपर्ट रही हैं। और उन्होंने वरिष्ठ वकील पारसी पर्दीवाला के चैम्बर में भी काम करने का उनके पास एक्सपीरियंस है, जो आयकर टैक्स की, इनकम टैक्स की प्रैक्टिस किया करते थे। यह मामला योग्यता और सार्वजनिक धारणा के बीच तनाव को उजागर करने वाला मामला है। अब रही बात आरती साठे की पॉलिटिकल बैकग्राउंड की, उनकी उसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से इस पर विवाद खड़ा हुआ है। वे जनवरी 2024 में पार्टी से इस्तीफा दे चुकी थी, मुंबई में भाजपा की प्रवक्ता थी। उन्हें फरवरी 2023 में महाराष्ट्र भाजपा का प्रवक्ता नियुक्त किया गया था और उन्होंने हाल ही में एक प्रमुख राजनीतिक दल में एक सार्वजनिक पद संभाला था। इसीलिए इस पर सवाल खड़े करने की कोशिश की जा रही है। उनके राजनीतिक संबंध केवल उनकी व्यक्तिगत संबद्धता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके पारिवारिक विरासत से भी जुड़े हुए हैं। उनके पिता अरुण साठे टैक्स के जाने माने वकील थे। उन्हें 1989 में भाजपा के टिकट पर मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि वे उस समय सुनील दत्त साहब से चुनाव हार गए थे। और आरती की मां क्रांति साठे एक प्रसिद्ध परिवार न्यायालय की वकील हैं, मतलब जो क्या कहते हैं कि जुडिशरी से जुड़ा हुआ जो फैमिली है उसकी वकील हैं। और यह अब लोग उनके ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं कि साहब देखिएगा, ऐसे पॉलिटिकल व्यक्ति को आप भेज रहे हैं जुडिशरी में। देखिए, इस पर तरह तरह के विवाद हो सकते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि ये अपने आप में कोई पहला मामला है। मैंने इस पर गूगल किया और काफ़ी जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो मेरे सामने 2 बड़े दिलचस्प मामले आए। एक तो मेरे सामने आया जस्टिस बहरुल इस्लाम का और एक आया जस्टिस वीआर कृष्णन अय्यर का। जस्टिस बहरुल इस्लाम का तो बड़ा ही दिलचस्प है। जस्टिस बहरुल इस्लाम का जन्म 1 मार्च 1918 को हुआ। असम से वो बिलोंग करते थे और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से उन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त की। उन्होंने 1951 में असम हाई कोर्ट में एक वकील के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था और फिर 1958 में वो सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के रूप में नॉमिनेट भी हुए थे। इस बीच उनके राजनीतिक कैरियर पर भी जरा ध्यान दीजिए।
1956 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। 1962 में उन्हें राज्यसभा के लिए भेजा गया। 1968 में फिर से उन्हें राज्यसभा का एक कार्यकाल और दिया गया, यानी कि 12 साल तक वो कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद रहे। और उनकी जो नियुक्तियां हैं वो देखिए, राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद उन्हें 20 जनवरी 1972 को असम और नागालैंड उच्च न्यायालय, जिसे अब गुवाहाटी हाई कोर्ट कहते हैं, उसका न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 11 मार्च 1979 को उन्हें गुवाहाटी उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि टेम्परेरी जो बन जाते हैं ना, ऑफिशिएटिंग चीफ जस्टिस, वो उनको नियुक्त किया गया। और फिर 7 जुलाई 1979 को मुख्य न्यायाधीश उन्हें वहां पर बनाया गया। 1 मार्च 1980 को वो इस पद से रिटायर हुए। अब इसमें एक देखिए दिलचस्प मोड़, जिसे लेकर विपक्ष वाले हंगामा अक्सर मचाते हैं कि आज जुडिशरी को हैक किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को हैक किया जा रहा है। देखिए जस्टिस बहरुल इस्लाम के इस मामले में देखिए होता क्या है। जब वो रिटायर हो गए, वो रिटायर हुए 1 मार्च 1980 को। कुछ महीनों के बाद ही 4 दिसंबर 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, उन्होंने उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अपॉइंट कर दिया। यह नियुक्ति भी बड़ी विवादित रही और बड़ी उल्लेखनीय रही। और सुप्रीम कोर्ट में जो उनका कार्यकाल है, एक के बाद एक विवादित फैसले उन्होंने दिए। 1983 में उन्होंने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को एक भ्रष्टाचार के मामले में बरी कर दिया, जिससे उन्हें जबरदस्त आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। और लोग ये भी कहते हैं कि जस्टिस बहरुल इस्लाम को इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में इसलिए लेकर के आई थी कि इंदिरा गांधी पर जो भ्रष्टाचार के मामले चल रहे थे, इमरजेंसी और उससे पहले के, उन सब को इन्होंने समाप्त करा दिया था। और इस फैसले के बाद, जो जगन्नाथ मिश्रा वाला फैसला था, इस फैसले के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तीफा दे दिया था। और फिर उसके बाद की जरा कहानी देखिए, फिर वो दोबारा रिटायर होते हैं सुप्रीम कोर्ट से और जस्टिस बहरुल इस्लाम फिर से राजनीति में आते हैं। 1983 में कांग्रेस उन्हें फिर से राज्यसभा भेज देती है। अब आप समझिए इस कहानी को कि इस कहानी में राजनीति का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, किस लेवल तक पहुंच गए हैं। ये तो आरती साठे वाला जो मामला है महाराष्ट्र का, मामूली सा मामला है। एक और उदाहरण इस तरह का मिलता है जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर का। इसमें भी जस्टिस अय्यर 1957 से 59 तक केरल सरकार में मंत्री रहे, मेरे ख्याल में शायद फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे वो। और उनकी यह भूमिका उनके न्यायिक कैरियर से पहले की थी। राजनीतिक भूमिका के बाद, यानी कि 1959 तक वो केरल सरकार में मंत्री रहे और 1968 में हाई कोर्ट के जज बने। और फिर 1973 से 1980 तक सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जस्टिस के रूप में, न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। तो आप समझ सकते हैं कि इन दो उदाहरणों से मैंने ये चीज स्पष्ट की है कि आज की तारीख में जो चीजें हो रही हैं उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से और यूट्यूब, इन सब चीजों के माध्यम से बड़ा हल्ला मचाया जा रहा है। आरती साठे को लेकर अभिसार शर्मा नाम का एक यूट्यूबर है जो रोजाना नरेंद्र मोदी को गालियां देता रहता है। उसने एक बड़ा वीडियो बनाया, अरे ये तो अनर्थ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आरती साठे भाजपा की प्रवक्ता थी, भाजपा ने इसका बचाव किया। भाजपा का कहना है कि वो प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने के लगभग 1 साल के बाद इसमें अपॉइंट हुई है। वो पहले उन्हें इस्तीफा दिलवा दिया गया था और 1 साल के गैप के बाद, एक कूलिंग पीरियड के बाद वो राजनीति में आई है। और इंदिरा गांधी ने क्या किया था वो आप जरा देख लीजिए। भाजपा का ये बचाव मेरा मानना है कि बिल्कुल सही है। जब आप अपने लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से आगे नहीं बढ़ा सकते तो फिर आपको भी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम को मानने के लिए तैयार नहीं है। एनजेएससी जो लेकर के आई थी, सरकार के जजों की नियुक्ति को लेकर रेगुलेट किया जाएगा, उसे सुप्रीम कोर्ट मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर अपने लोगों को सिस्टम में डालना होगा और यह काम बीजेपी बखूबी कर रही है और मुझे इसमें कुछ गलत नहीं नजर आया। और ये जो 2 उदाहरण मैंने दिए, जस्टिस बहरुल इस्लाम और वीआर कृष्ण अय्यर का, इससे तो यह साबित हो जाता है कि इतने बड़े मामलों के सामने आरती साठे का मामला तो कुछ भी नहीं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।